हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी साइंस के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 3 या जो है मानव नेत्र, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन सबको करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सबको लाइन बाय लाइन किया जा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर बात करें कि मानव के नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जो होगा रेटिना। आँख नेत्र गोलक है ये, और यहाँ पे होता है रेटिना। इसी पे क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। कर्निया जो होता है आँख का चमकीला भाग होता है। परितारिका जो होता है वो आँख को खोलने और बंद करने का काम करता है। पुतली जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन फोटो कहाँ बनता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रेटिना या दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, तारा जो है ना वो अपवर्तनांक के सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे जो होते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं आसमान में तारे, तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। होता क्या है कि तारों से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पे अलग अलग माध्यम देखने को मिलते हैं, और अलग अलग माध्यम के चलते इन तारों से आने वाला प्रकाश कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे मुड़ता है, जिसके चलते हमारी आंखों पे सही से नहीं आ पाता और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो नेत्र गोलक का भी साइज पहले से बढ़ जाता है। मान लेते हैं पहले छोटा नेत्र गोलक था, अभी वो बढ़ के बड़ा हो गया। जैसे ही वो बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, और जब उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनाने, पहले प्रतिबिंब यहाँ बनाता था तो अभी भी प्रतिबिंब यहीं पे बनाएगा, जिसके कारण उसे हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीर्घ दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की जैसे ही फोकस दूरी बढ़ेगी तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। और वही अगर बोलता है कि फोकस दूरी घट जाने पे तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। लेकिन जब उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, तो ये जो हमारा मस्तिष्क है उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखिए, जब बात करें कि निकट की वस्तु नहीं देखती है और कौन सा दोष है, तब उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और वही अगर बात करें कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है और कौन सा दृष्टि दोष है, तो इसका उल्टा, जब दूर की वस्तु नहीं दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं दिखेगी तो दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब निकट बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां से नज़दीक की वस्तु को हम लोग, मतलब कितना नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं, तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और कितना दूर की वस्तु को देख सकते हैं तो वो आपके आँख के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम हम लोग नज़दीक, मतलब कितना नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। और कितना दूर देख सकते हैं तो ये आपके आँख के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हो जाता है अनंत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखिए, रेटिना के आगे कब बनेगा, अभी हमने बताया कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे ही नेत्र गोलक पहले छोटा था, अभी नेत्र गोलक बड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब तो पहले यहाँ पे बनाता था, अभी भी यहीं पे बनाएगा। तो रेटिना तो बढ़ के पीछे आ गया, लेकिन प्रतिबिंब उसके आगे बन रहा है। तो जब आगे प्रतिबिंब बनता है तब उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है कि नेत्र की सामंजन क्षमता
कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए समंजन क्षमता क्या होता है, नेत्र को जब दूर देखना होता है तो आँख की फोकस दूरी को बढ़ा देता है, और जब नज़दीक की वस्तु देखना होता है तो घटा देता है। नेत्र की इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन ये जब बुढ़ापे में ये जो होता है समंजन क्षमता घट जाता है तो आँख जो होता है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, तो आँख जो होता है स्थिर हो जाता है। तब उस स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता या फिर जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के बाहर से आकाश को देखेगा तो उसको आकाश दिखेगा काला, क्योंकि आकाश एक्चुअल में काला ही है। लेकिन पृथ्वी में हम लोग जब देखते हैं तो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अंदर आता है तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और वायुमंडल में पाए जाते हैं छोटे छोटे कण। ये कण क्या करते हैं, जो आपका नीला कलर है उसको अवशोषित करके आप पूरे वायुमंडल में बिखेर कर देते हैं, जिसके चलते हमें क्या दिखता है, अब आकाश जो होता है नीला दिखता है। लेकिन वही अगर पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे प्रकाश को बिखेरने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए पृथ्वी के बाहर अगर कहीं से भी देखेंगे तो आपको आकाश दिखेगा काला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि काला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना है, तो अभी हमने बताया 7 रंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7। इसको आप लोग विबगोयर से याद रख सकते हैं, VIBGOYR। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, O से ऑरेंज, Y से येलो और R से रेड, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन है ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं इंद्रधनुष बनने की। देखिए इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोगों को वर्ण विक्षेपण को समझना होगा। जब हम किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को भेजते हैं तो उसके 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 7 रंग बताया। विबगोयर में क्या करेगा, विभक्त कर देगा। तो इंद्रधनुष को में भी देखा जाए तो उसमें भी क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो वो होता कैसे है, तो बारिश के बाद जैसे ही सूर्य निकलता है, तो बारिश जब होती है तो नदी तालाब में बुलबुले निकलते हैं, और इन बुलबुलों से होकर जब सूर्य का प्रकाश आगे बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, ये प्रिज्म जैसा व्यवहार करते हैं और इन प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे बुलबुलों से होता है तो आसमान में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो कुल मिला के बुलबुले प्रिज्म जैसा व्यवहार किए और सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किए, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का बनना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विनल में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। देखिए जब भी किसी कोलाइडी विलयन से पूछे, निलंबित जो कण होते हैं उसमें जो कण होते हैं ये क्या करते हैं, जब इससे प्रकाश को भेजेंगे तो ये कण जो होते हैं प्रकाश पड़ने से इधर उधर घूमने लगते हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को भेजा जाता है तो वो कण जो होते हैं प्रकाश को लेकर के इधर उधर घूमने लगते हैं, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष वालों में उत्तल होता है और निकट दृष्टि दोष वालों में अवतल होता है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाला पूछा है तो आपका ऑप्शन बी अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। देखिए जो हमारा नेत्र है अगर उसमें पूछे कि कौन सा लेंस है, तो हमारे नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। ये बना होता है प्रोटीन का, तो इसका याद रखिएगा। आँख में पाया जाने वाला लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है और बना किसका होता है, प्रोटीन का। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है प्रिज्म। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो जब किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को भेजा जाएगा, ये उसे क्या करेगा, 7 रंगों में विभक्त कर देगा। तो ये जो 7 रंग मिलते हैं ना, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो इसके लिए हमको क्या, प्रिज्म का उपयोग करना होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रिज्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन झुकाव कम होता है। देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है जब प्राप्त होगा, प्रिज्म से प्रकाश को भेजेंगे तो सबसे कम जो झुकने वाला रंग होता है वो होता है आपका लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। फ्रेंड्स जो भी हम लोग प्रश्न लेके आते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए। और ये जो भी प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी ऐसे क्वेश्चन को लेके आ सके। अगला प्रश्न है
कि आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, जो घटना होती है जब वायुमंडल में प्रकाश आता है, कण जो होते हैं प्रकाश को लेकर फैला देते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में कुल मिला के 5 सतह होते हैं। प्रिज्म जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये बन गया आपका प्रिज्म, मतलब एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह पीछे, 3, एक 4 और एक सतह नीचे 5, मतलब कुल मिलाकर प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोलाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलाइड। लास्ट प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, मतलब जो आँख में नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, तो ये होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।